मेरे प्यारे दर्शकों को आपकी सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है किसान आंदोलन के बहाने टेलीकॉम टावर को नुकसान क्यों। इसे 85% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। क्या किसान आंदोलन अभी और लंबा खींचने वाला है? केंद्र और किसान संगठनों के बीच आज नए साल की पहली बैठक विज्ञान भवन में 4 घंटे तक चली, मगर 2 मुद्दों पर मामला जस का तस रहा। उधर पंजाब में आंदोलन के बहाने अब तक 1600 से ज्यादा जियो मोबाइल के टावर्स को नुकसान पहुंचाया गया। डिजिटल युग में जब खाना पीना, पेमेंट, शिक्षा, यहां तक कि परीक्षा सब कुछ ऑनलाइन यानी मोबाइल पर डिपेंड है, ऐसे में सिग्नल ठप होने से क्या क्या दिक्कत होगी इसका अंदाजा आप और हम आसानी से लगा सकते हैं। आज रिलायंस ने हाई कोर्ट का रुख किया और मोबाइल टावर की सुरक्षा और हुड़दंग रोकने की मांग की है। रिलायंस ने पब्लिक फोरम पर अपना पक्ष रखा और कहा कि कंपनी का कृषि कानूनों से कोई लेना देना नहीं है। बावजूद इसके विरोध के नाम पर एक कंपनी को टारगेट करने की घटनाएं थम नहीं रही हैं। आपको बता दें कि नुकसान सिर्फ आम लोगों का ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा झटका लग रहा है। अब तक 27,000 करोड़ से ज्यादा का भी आर्थिक नुकसान हो चुका है। रेलवे का भी पंजाब में कुछ महीनों तक यही हाल रहा। अंदाजा लगाइए, आपके मोबाइल फोन का सिग्नल ही गायब कर दिया जाए तो क्या होगा? कोरोना काल में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होगी? ऑनलाइन पेमेंट से लेकर दूसरी जरूरतों पर क्या क्या असर पड़ेगा? इन दिनों पंजाब में एक दो नहीं बल्कि करोड़ों लोग ऐसी ही मुसीबत झेलने को मजबूर हैं और इसकी वजह है ये तस्वीरें। दरअसल कृषि कानून से रिलायंस के कनेक्शन की अफवाह क्या फैली, इसके बाद पंजाब में जियो के मोबाइल टावर निशाने पर आ गए। जालंधर से लेकर मोगा तक 1600 से ज्यादा मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया गया। आपको बता दें कि पंजाब में कुल 3.9 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हैं। इसमें जियो के 1.5 करोड़ मोबाइल कस्टमर हैं। टावर पर हमले की घटनाओं से 18% से ज्यादा उपभोक्ताओं को नुकसान झेलना पड़ा है। एटीएम से ट्रांजैक्शन से लेकर ऑनलाइन पेमेंट में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मोबाइल टावर पर बढ़ते हमलों के बीच रिलायंस ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। अपनी याचिका में रिलायंस ने सरकार से कहा है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करे और तोड़फोड़ की इन गैर कानूनी घटनाओं को पूरी तरह रोके। अब देखिए, कृषि कानून पर रिलायंस का नाम घसीटने वालों को कंपनी ने क्या जवाब दिया। हमारे खिलाफ कुछ कंपनियां दुष्प्रचार फैलाने में लगी थी। कृषि कानून से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कंपनी ना तो किसानों के खाद्यान्नों की सीधी खरीद करती है और ना ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। पंजाब में हुड़दंगियों के आगे सूबे के सीएम की अपील भी बेअसर साबित हो रही है, जिसके बाद राज्यपाल वीपी बदनौर एक्शन में आए। उन्होंने मुख्य सचिव और डीजीपी को समन भेजकर जवाब मांगा है, तो राज्यपाल के इस रुख पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बिफर पड़े हैं। इन सब के बीच आम लोगों की मुश्किलें जस की तस बनी हुई हैं। नैटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 1-1 ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਬੱਚਾ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਲੋ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉਹ टावरों को लेके जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत गलत है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच एक और तारीख आ गई। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 40 किसान संगठन के प्रतिनिधि और केंद्र सरकार के बीच नए साल में पहली बैठक हुई, मगर गतिरोध खत्म नहीं हुआ। अब अगली बैठक 8 जनवरी को होगी। वातावरण में हुई और दोनों तरफ से उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। कैसे इसको खत्म करेंगे वो फार्मूला सरकार तय करे, उसको तय करके जाए और बगैर इसके कोई भी बातचीत नहीं होती। आज देश की बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर आम लोगों को नुकसान पहुंचाना कहां तक जायज है। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। किसान आंदोलन की आड़ में राष्ट्रीय संपत्तियों का नुकसान क्या उचित है?
प्राइवेट कंपनी की हो, सरकार की हो, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है तो ये राष्ट्रीय संपत्ति है। इसलिए आप हाँ या ना में इसका जवाब दे सकते हैं। आपको जवाब ये कैसे देना है ये आपको पता है। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। शो के दौरान देश की बहस के दर्शकों की क्या राय है हम आपको दिखाएंगे, और साथ ही साथ अगर आपकी कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, या फिर आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें एक व्हाट्सएप कर दें। ये देश का इकलौता बहस का शो है जो सीधे अपने घर से दर्शकों को शामिल करता है। चर्चा की शुरुआत करता हूं। कुछ बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं मनोज गैरोला जी, जो कि एडिटर इन चीफ है हमारे न्यूज नेशन नेटवर्क के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे हरीश रावत जी, जो कि फॉर्मर मुख्यमंत्री जुड़ गए हैं। हरीश रावत जी जो कि फॉर्मर मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के, और साथ ही साथ वो पंजाब के कांग्रेस मामलों के प्रभारी भी हैं, इंचार्ज भी हैं। साथ ही साथ मेरे साथ शहनवाज हुसैन जी हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। सबसे कम उम्र के केंद्रीय मंत्री होने का रिकॉर्ड इनके नाम है। अनिल कौशल साहब हैं, एक्स मेंबर है TRAI और टेलीकॉम कमीशन के। आपका भी स्वागत है कौशल साहब। विजय सरदाना जी है, इकोनॉमिस्ट है, कृषि वैज्ञानिक है। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी है, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और कृपाल सिंह साहब हैं मेरे साथ, जो कि सिंधु बॉर्डर से जुड़े हुए हैं और किसानों के नेता हैं। सबसे पहले मनोज सर मैं आपके पास आना चाहूंगा, और अनिल कौशल जी मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा, अगर आंदोलन के नाम पर इस तरह से राष्ट्रीय संपत्ति, क्योंकि अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो अर्ध सरकारी हो, ये राष्ट्रीय संपत्ति होती है। आप इस नुकसान को कितना जायज मानते हैं, और किसी एक कंपनी को टारगेट किया जाना आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, नुकसान और वेंडलिज्म किसी भी किस्म का हो, कोई प्रॉपर्टी डैमेज होना वो तो निंदनीय है, मगर टेलीकम्युनिकेशन तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्पेशली पंजाब में जो बॉर्डर एरिया है, सिक्योरिटी का बहुत इम्पोर्टेंट मामला है। तो सिक्योरिटी मामले में बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। आप टेलीकॉम को डैमेज कर रहे हैं, और बेसिकली आप एक तरीके से जो अपने बच्चे हैं, जो एजुकेशन सारा इसी बेस पर टिका हुआ है उनका, थ्रू जूम, और जो हम अपने ऑफिस वगैरह जो अटेंड करते हैं, जो वर्क फ्रॉम होम, ये सब इफेक्ट होता है। इनफैक्ट अभी तक एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट लिया जाना चाहिए था। एज पर टेलीग्राफ एक्ट सेक्शन 25 देयर इज अ प्रोविजन फॉर 3 years imprisonment फॉर डैमेजिंग द टेलीकॉम प्रॉपर्टी। अब सबके चेहरे सब कैप्चर किए गए हैं वीडियो में, तो अभी तक हमें नहीं समझ आता एक्शन क्यों नहीं लिया गया। आपने कहा कि इसका बकायदा 3 ईयर का इम्प्रिजनमेंट है अगर इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जाता है। आपने पढ़ाई की बात की, अब हम पूरी तरह से इंटरनेट और मोबाइल पर डिपेंडेंट है। आपको क्या लगता है ये जो वेंडलिज्म हो रहा है इस तरीके का, सरकार की कार्रवाई, आप क्या इसको संतोषप्रद मानते हैं अभी तक की जो कार्रवाई हुई एज एन एक्सपर्ट? सर, जैसा मैंने कहा कि सारे फोटो कैप्चर हो चुके हैं, जिन जिन लोगों ने केबल काटिया या तोड़े हैं सारे जनरेटर वगैरह, तो इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। टेलीकॉम को सेपरेट काउंट करना चाहिए, क्योंकि पूरे कोविड एरिया में, कोविड के पीरियड में हमारा टेलीकॉम ही जो है सबको लाइव रखा, कनेक्टेड रखा, जिसमें हमारा स्कूल चलते रहे, वर्क फ्रॉम होम चलता रहा, ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांजैक्शन बिना जाए हो रही है। अगर ऐसे में किसान लोग के या किसान के नाम पर कोई ये काटता है तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। बहुत ही निंदनीय काम है। क्या आपको लगता है सर ये ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ है? बिल्कुल, आप देखें लोग आ रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज को टारगेट कर रहे हैं और फिर वहां से चले भी जा रहे हैं, और इनफैक्ट हम तो तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से ऑर्गेनाइज ढंग से टारगेट किया जा रहा है, और जो लोग खड़े हैं वो मूक दर्शक है, पुलिस वाले भी मूक दर्शक है। देखिए, ये जो एक ही कंपनी को टारगेट किया है तो डेफिनेटली ये ऑर्गेनाइज्ड है, और लोग मूक दर्शक हैं, और फोटो भी दिखा के खिंचवा रहे हैं कि भाई हम देखो हम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइज्ड है, और इसके प्रदर्शन पर की कोई एक्शन तो होना नहीं, तो जितना नुकसान करें हम कर सकते हैं। तो और बिल्कुल तस्वीरों में दिखा रहे हैं सर, तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि बाकायदा वहां नारेबाजी हो रही है। मैं सीधे चलता हूं मनोज गैरोला सर से। सर, आप कैसे देखते हैं? आप तो इतने साल से टेलीकॉम सेक्टर कवर करते आए हैं, देश की इकोनॉमी कवर करते आए हैं। क्या इस तरह की तस्वीरें आपको कभी पहले दिखाई दी कि ऑर्गेनाइज ढंग से नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, और तस्वीरें इसकी गवाही देती? देखिए दीपक, मेरा ये मानना है कि इसके पीछे जरूर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, जैसा कि आज जियो ने अपने प्रेस स्टेटमेंट में भी कहा है।
और ये पहली बार नहीं है कि जब टेलीकॉम में वेस्टेड इंटरेस्ट ने इस तरह की बात करने की कोशिश करी है। आप देखिएगा कि ये फार्मर्स का जो मंच है बहुत बड़ा मंच है। लाखों फार्मर्स ऐसे हैं जिन्हें जेन्युइनली लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो ऐसे में कोई उनको बहकाए, कोई गलत बात बताए और उस मंच का इस्तेमाल करे, तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट जो कॉरपोरेट जो राइवलरी है, जो इनके जो कि बिज़नेस में जो इनके साथ कम्पीट करते हैं, वो ऐसा काम करें तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। रिलायंस ने आज प्रेस स्टेटमेंट के थ्रू 3 बातें बिल्कुल ही साफ कर दी। नंबर 1 कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ना हैं, ना आगे कभी आएंगे। नंबर 2, उन्होंने किसी फार्मर की ज़मीन आज से पहले नहीं खरीदी, ना वो खरीदेंगे। नंबर 3, उन्होंने कहा कि जो रिलायंस रिटेल में जो उनके सप्लायर हैं वो ये इंश्योर करेंगे कि वो जो सप्लायर हैं वो सप्लायर भी MSP से नीचे पे किसान की फसल ना खरीदें। तो मेरे को समझ नहीं आता कि जब ये बात इतनी क्लियर है और जो ये सर्कल्स में ये बात पहले से थी, तो कहाँ से ये चीज़, तो ये जो फार्म लॉज हैं उनको फ़ायदा पहुँचाएंगे जियो को, तो ये बात कहाँ से आ गई? आप देखें ना कि रातों रातों पंजाब में पोस्टर लग जाते हैं कि भाई जो जियो है वो आपकी ज़मीन खरीदना चाहता है, और ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फिर शुरू हो जाता है। मैं आपको 2016 में लेके जाना चाहूँगा, जिस समय रिलायंस की सर्विस शुरू हुई थी। ये सितंबर 2016 की बात है। उस समय 3 एग्जिस्टिंग जो ऑपरेटर थे, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया, इन तीनों ने कार्टेल बनाया, और कार्टेल बनाने के बाद रिलायंस जियो को उन्होंने पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन नहीं दिए जितने कि देने चाहिए थे। तो इससे क्या हुआ? पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन क्या होता है कि जब टेलीफोन कॉल एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाती है तो पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन के थ्रू जाती है। अगर पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन जियो को नहीं देंगे तो जियो की सर्विस लॉन्च ही नहीं होगी। तो TRAI ने जब ये बात देखी तो TRAI ने इंटरवीन किया और कंज्यूमर इंटरेस्ट पे उन्होंने इन 3 जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स थे उन पे 1000 करोड़ ईच की पेनल्टी लगाई। ये है अक्टूबर 2016 की बात। 3000 करोड़ की क्यूमुलेटिव पेनल्टी थी। आप देखिएगा कि 3 साल तक DOT ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, फाइल यहाँ से वहाँ तक घूमती रही। उसके बाद जब 2019 में जो DCC है, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है टेलीकॉम में, जिसमें कि फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, IT सेक्रेटरी होता है, टेलीकॉम सेक्रेटरी होता है, प्लानिंग कमीशन का सेक्रेटरी होता है, इन सब ने जब ये जो DOT के रिकमेंडेशन को अप्रूव करा, उस बात को भी करीब 2 साल होने वाले हैं और DOT ने एक नोटिफिकेशन तक इन कंपनीज को नहीं भेजा। तो मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कंपनियाँ कितनी पावरफुल कंपनियाँ हैं और इनकी आर्म ट्विस्टिंग ये किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का कर सकती हैं। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इस तरीके से आर्म ट्विस्टिंग कर सकती हैं तो स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई एक्शन नहीं लिया, स्टेट गवर्नमेंट करीब मूक दर्शक की तरह बनी रही, कोई FIR लॉन्च नहीं करी, और ऐसे कैसे हो सकता है कि हज़ारों टेलीकॉम टावर को नुकसान पहुँचा दिया, ऑप्टिकल फाइबर काट दिया और किसी के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं हुआ। तो ये इतनी पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का भी इनके सामने कोई मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने भी इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा दीपक, मेरे को लगता है कि एक और मतलब ये तो बड़ी एक और जो वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है वो क्या है कि जो रिटेल में जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ बेसिकली क्या कर रही हैं कि जो हमारे छोटे मर्चेंट्स हैं उनको डर है कि ये बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हमें खा जाएंगी, हमारा बिजनेस ख़त्म कर देंगी। और रिलायंस रिटेल की जो स्ट्रेटजी है वो जो छोटे मर्चेंट्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, उनको साथ लेके चलना चाहते हैं। उनकी बिज़नेस स्ट्रेटजी और मल्टीनेशनल्स की बिज़नेस स्ट्रेटजी में बहुत बड़ा अंतर है। तो एक जो कॉरपोरेट राइवलरी है वो ये भी है। तो ये किसानों का जो आंदोलन हुआ, किसानों का जो मंच हुआ, का जो ये एक बहुत बड़ा मंच है, मेरे को लगता है कि ये काफ़ी सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आपने एक्सप्लेन किया, कॉर्पोरेट राइवलरी टेलीकॉम सेक्टर की भी है और ये भी है कि मल्टीनेशनल कंपनी जो इंटर होना चाहती है रिटेल मार्केट में वो क्या क्या कर सकती है। मैं सीधे इस सवाल को सर कृपाल सिंह जी के पास ले जाना चाहता हूं। सिंधु बॉर्डर से जुड़े हुए हैं मेरे साथ कृपाल सिंह जी। कृपाल सिंह जी, क्या आप इस तरह के कदम को उचित मानते हैं? और फिर मैं सीधे हरीश रावत जी से 1-to-1 बातचीत करूंगा। कृपाल सिंह जी। देखो, मैं ये इस तरह के एक्शन ठीक नहीं मानता। मैं जो भी टावर का नुकसान हुआ उसमें जो बच्चों की एजुकेशन का नुकसान हुआ, जो बाकी नुकसान है, उसके लिए मैं सभी बच्चों से, सभी पब्लिक से माफ़ी मांगता हूं। उसको खेद हुआ, लेकिन हमने 30 तारीख को पेपर में दिया था पे ये जो हो रहा उसको रोकने के लिए टावर मत तोड़ें, सभी बच्चे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए अपने नंबर दूसरी कंपनी में पोर्ट करवा लें। हमने सभी अपने यूथ को भी अपील की थी
भाई बच्चों की एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए ऐसा कम मत कीजिए। लेकिन दुख इस बात का है कि हम आंदोलन पिछले 4 महीने से लगातार लड़ रहे हैं, केंद्र सरकार उस पर गंभीर नहीं है। ठीक है, मैं इस पर आऊंगा सर, मेरे पास बहुत वक्त है। सिंह साहब, लेकिन मैं एक सवाल आपसे मौजूद पूछना चाहता हूं जो बेहद जरूरी है। हम इस डिस्कशन पे जरूर आएंगे, पूरी बातचीत होगी, 1 घंटे की बातचीत होगी, लेकिन मैं सवाल ये जानना चाहता हूं, मुझे बताइए कृषि कानून है, इसमें एक इंडस्ट्री घराने का क्या लेना देना इन कानूनों से? वो साफ कर रही है कि ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आएगी, ना वो इस तरह से प्रोक्योरमेंट करती है, एमएसपी से नीचे वो माल नहीं खरीदती है, और उसने ये सब बातें कोर्ट के अंदर लिख कर दी हैं। आप फिर भी कहेंगे कि इसको निशाना बनाया जाए किसी एक कंपनी, एक्स कंपनी, वाई कंपनी, और मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूं, रिलायंस जियो को क्यों निशाना बनाए किसान? उनका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें? कंपनी कह रही है कि इन कानूनों से हमारा कोई लेना देना नहीं। आपको बताऊं, इसका जे कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं, आरटीआई इंफॉर्मेशन है, पूरे इंडिया में 18,608 गोदाम बन चुके हैं कृषि उत्पादन को स्टोर करने के लिए। वो किसके हैं? इस कंपनी के नहीं तो और किसके हैं? ये कंपनी कहने से ऐसे बात नहीं चलेगी। हमने अपील की थी, बच्चे नंबर पोर्ट करवाना चाहते थे, लेकिन कंपनी ने मैसेज बंद कर दिया है। कंपनी ने मैसेज बंद कर दिया, ट्राई ने कोई एक्शन नहीं लिया। हमने पेपर में दिया, हमने मीडिया में दिया, लेकिन उस पर ट्राई ने एक्शन नहीं लिया, गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया। हमने बोला था कनेक्शन पोर्ट करा लो, आपने नौजवानों को बोला था ऐसा काम मत कीजिए, बच्चों की एजुकेशन का नुकसान हो रहा, लेकिन कंपनी ने मैसेज बंद कर दिया, नंबर पोर्ट नहीं होने दिया। मैं हरीश सर से एक सवाल लूं, उससे पहले मनोज सर के पास जाना चाहूंगा। मनोज सर, आप हमारे आंदोलनकारी किसान की बात सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं गोडाउन बन गए, ये क्या वाकई मिस इन्फॉर्मेशन है या डिसइन्फॉर्मेशन है जो फैलाई जा रही है? और क्या आज जो रिलायंस ने हाई कोर्ट के अंदर कहा है उससे जो बातें किसान सिंह साहब कह रहे हैं वो मैच करती हैं? नहीं, देखिए ये बिल्कुल भी मैच नहीं करती हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई ये किसी को नहीं मालूम। क्योंकि आज आप देखिएगा कि हमारे जब रिपोर्टर जब आज फील्ड में गए, तो हमारे रिपोर्टर्स ने जब फील्ड में किसानों से जब उनसे पूछा कि भैया आपको ये किसने बताया कि जो जियो है आपकी ज़मीन सारी खरीदना चाहती है या फिर आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है, उन्होंने बोला कि ये बात हमें हमारे नेताओं ने बताई। अब उनके नेताओं को ये बात किन सोर्सेज से पता चली, कहाँ से पता चली, ये इसका कोई भी अता पता नहीं है। ये बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन है जो कि वेस्टेड इंटरेस्ट ने फैलाई है। दूसरी बात दीपक, मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि सिंह साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि हमने बोला है कि जो टावर टूट गए हैं उसके कारण जिन सब्सक्राइबर को नुकसान हो रहा है वो सब्सक्राइबर सारे के सारे एयरटेल और वोडाफोन में पोर्ट करा लें। टूट गए नहीं बोले, मैं टूटने से पहले बोलता हूं, तो आप टूटने से पहले बोलता हूं, टूटे है ना, ठीक है ना भाई, टूटा है, टूटने के बाद हो रहा ना भाई सर्विस, वो चल नहीं रही। तो अब ऐसी तो यही तो जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, यही उनका एम था और वही अपने एम में सक्सेसफुल हो गए। और ये होने के बावजूद भी देखिए मैं कुछ और बोल रहा हूं, आप कुछ और बोल रहे हो। हाँ जी, बोलिए सिंह साहब। बोलिए, सर आपसे बात करना चाहते हैं। हमने बोला था, देखो हमने बोला था ये टावर मत तोड़िए, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान, एजुकेशन का नुकसान हो रहा। हाँ, आप बच्चे 15 दिन में अपने नंबर दूसरी कंपनी में पोर्ट करवा सकते हैं क्योंकि आपका नुकसान ना हो, इस बहाने आपका जो नुकसान हो रहा वो ना हो। लेकिन आपने उससे पहले ही मैसेज देना बंद कर दिया, नंबर पोर्ट ना हो। नहीं, तो इसका मतलब में आगे सारा नुकसान ना, तो इसका मतलब कि ये जो कॉन्स्पिरेसी चल रही थी उसके बारे में आपको पता था कि अगले 10 दिन में इनकी सर्विस डिस्टर्ब होंगी क्योंकि इनके टावर तोड़े जाएंगे, फाइबर काटी जाएगी। तो इसने पहले ही आपने बोल दिया 10 दिन पहले कि भैया अगले 10-15 दिन में इनके टावर टूटेंगे, इसलिए आप पहले ही इसको पोर्ट कर लो। नहीं, ऐसा नहीं, तो हमारी मंशा ऐसी बताइए ना, तो आपने कैसे ये चीज वो है, आपने जो कस्टमर को ये सारी की सारी वो है हमने तो जब टावर तोड़ने शुरू कर दिए नौजवानों ने, तब हमने अपील की थी, हमने संयुक्त मोर्चे की तरफ से अपील की थी तो बच्चों की एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए टावर मत तोड़िए। हाँ जी, 15 दिन
कोई इस पे एक्शन नहीं आना चाहिए। बच्चों को नंबर पोर्ट कराने दीजिए। 15 दिन में मसला हल हो जाना है। अब इस बाद में यही तो वेस्टेड इंटरेस्ट है। कॉर्पोरेट राइवल्स हैं, बिजनेस राइवल्स हैं, उनका यही कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी करके उनके सब्सक्राइबर उनके कॉम्पिटिटर के पास चले जाएं और उन्हीं की भाषा आपने बोली। एक सेकंड के लिए मैं हरीश रावत जी के पास जा रहा हूं। कौशल साहब कुछ कहना चाहते हैं। कौशल साहब, क्या कहता है कानून इस बारे में? एज एन एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, नंबर पोर्टेबिलिटी के क्लियर कट गाइड रूल्स है। अभी तक अगर किसी को तकलीफ होती है पोर्टिंग में तो TRAI को शिकायत दर्ज कर सकता है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक किसी ने शिकायत दर्ज नहीं की। इसका मतलब है छोटे मोटे लेवल पर किसी ने ट्राई किया होगा पोर्ट करने में। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि पोर्टिंग में दिक्कत होती तो न्यूज़ पेपर में अच्छी तरह आ जाता कि पोर्टिंग में दिक्कत आ रही है। हमने कोई ऐसी खबर नहीं सुनी कि पोर्टिंग में किसी को दिक्कत आई है। और दूसरा, ये तो बहुत ही अजीब सी कॉन्स्पिरेसी लगती है कि नंबर पोर्ट करा लो, उसके बाद टावर टूटते रहे। तो ये थोड़ा सा सिचुएशन ठीक नहीं है। ठीक है, मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है। उसके लिए मैं सीधे हरीश रावत जी के पास चलता हूं, फिर शहनवाज भाई के पास जाऊंगा। हरीश रावत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप पंजाब के इंचार्ज हैं सर, कैप्टन साहब के रहते हुए ऐसा क्यों हो गया सब कुछ? ये क्या साजिश है? ऐसा लग रहा है साजिश है, क्योंकि पुलिस वाले तस्वीरों में खड़े हुए हैं। पुलिस वाले की तस्वीरें भी दिखा दीजिए। देखिए, पहली बात ये है, इसको पूरे देश को समझना चाहिए और मैं समझता हूँ इस बहस में बैठे हुए सब लोगों को ही समझना चाहिए कि ये मसला केवल कानून व्यवस्था का नहीं है। ये मसला एक बहुत बड़ा इशू है और पंजाब जैसे स्टेट के अंदर आप हर मुद्दे का समाधान कानून व्यवस्था के तरीके से नहीं निकाल सकते, एक पुलिसमैन के तरीके से नहीं निकाल सकते। आपको लोगों को पर्सुएट करना पड़ता है और इसीलिए लगातार हमारे मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं लोगों से और हमारे लोगों के पास जा रहे हैं कि कह रहे हैं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। स्थानीय आधार पर जगह जगह जो है हमारी कमेटियां लोगों को सेंसिटाइज उनको समझा रही हैं कि आप ऐसा करेंगे तो इससे आपके बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, दूसरी चीजें हो रही हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि मैं ये कॉर्पोरेट राइवलरी आदि के प्रश्न पर नहीं जाना चाहता। मैं दो बातें आपसे जानना चाहता हूँ कि इस मामले को इतना एस्केलेट क्यों होने दिया जा रहा है, जब किसानों को ये बिल मंजूर है ही नहीं। तो एक जो बहुत ही सटीक और बहुत त्वरित समाधान है, आप उस समाधान को क्यों नहीं अपना रहे हैं? नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं सर। हम उस पॉइंट पर जाएंगे, लेकिन मुझे पहले ये तो समझाइए, अगर कोई अपराध कर रहा है तो क्या सरकार या कानून व्यवस्था या प्रशासन उसको समझाने जाएगा या उसके खिलाफ FIR करके जेल में डालेगा? बिल्कुल, दोनों चीजें की जाएंगी, मगर पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि चीजें बिगड़े नहीं। एक संवेदनशील राज्य के अंदर स्थितियां बिगड़ जाए और उसका खामियाजा कल भुगतना पड़े और तो पंजाब में अशांति पैदा हुआ। हमको शांति रखनी है, हमको बहुत संवेदनशीलता से मामले को हल करना है। किसान एक तरफ अपनी जान हथेली में लेकर के कोरोना काल के अंदर इस कड़कड़ाती ठंड में मरने के लिए तैयार बैठ करके दिल्ली के दरवाजे पर खड़ा है। तो हम यहाँ यदि किसान के नाम पर कुछ लोगों ने इस तरीके की बातें की हैं, हम उनके खिलाफ सवाल ये ना, अभी तक माकूल कानूनी कार्रवाई तो दिखाई नहीं देती। हम जेल में डालेंगे, मगर टाइमिंग हमको कार्रवाई करेंगे, मगर हमको अपने तरीके से कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि चीजें एस्केलेट ना हो, बिगड़े नहीं। ठीक है, मैं आपके इसी पॉइंट को शहनवाज भाई के पास ले जाता हूँ। शहनवाज भाई, हल करना है, क्या आप चाहते हैं पंजाब में भी कानून व्यवस्था की स्थिति कड़ी कर दी जाए? और दूसरी बात, अभी मैं कॉर्पोरेट राइवलरी की बात सुन रहा था, ये कैसी सरकार है जो कॉर्पोरेट घरानों को अनुशासन में नहीं ला पा रही है? मैं समझता हूँ हमारे दोस्त शहनवाज जी इसका उत्तर देंगे और अपनी सरकार तक इस बात को पहुंचाएंगे। यदि इसमें कहीं पर कॉर्पोरेट जायंट्स की जो है टेलीकॉम सेक्टर के वो इसके पीछे है, तो उनको यदि ये सरकार उनको अनुशासित नहीं कर सकती है
तो फिर ये इस मास मूवमेंट को कैसे अनुशासित कर पाए? शहनवाज भाई, तो ये- किसान कह रहे हैं कि ये- तोड़फोड़ से हमारा ये- कोई लेना देना नहीं। किसान ये भी कह रहे हैं तोड़ो फोड़ो नहीं, बट अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन भी कर रहे हैं, जो आपने सुना पैनल के अंदर। लेकिन पंजाब सरकार के ऊपर यह आरोप लगा है कि उसने कोई कार्रवाई नहीं की, इसीलिए राज्यपाल को, गृह सचिव को बुलाना पड़ा, डीजीपी को बुलाना पड़ा, साथ ही साथ हाई कोर्ट जाना पड़ा कंपनी को। आप क्या देखते हैं, क्या रावत जी के तर्क से आप सहमत है? देखिए, एक काम करें ना, ये कानून व्यवस्था की जी स्थिति तो को सज्जन ये आदमी सुधार हैं सकते हैं। और हमने इनसे शुरू में कह दिया वो था, ये जब हमने कानून उनका बनाए अपना बयान और है। इन्होंने कुछ धमकी देने की कोशिश लेकिन की, उस समय हमने साफ तौर पर कह दिया था कानून कि का भाई, अगर आप राज चाहो स्थापित करना, तो लॉ आपको एंड ऑर्डर बर्खास्त जो करना है, चाहते हो तो बर्खास्त कर लीजिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सब्जेक्ट है। ये नुकसानदायक है। रावत जी इसीलिए बोल रहे, हमने फिर मैं विधानसभा में सर्वसम्मति से कानून बना करके गवर्नर साहब को दिया। अब इनके राज्य में तो गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजिम हो गए हैं। जो काम एसएसपी और डीएम को करना चाहिए, उस काम को ये हमारे माननीय राज्यपालों से ले रहे हैं, चाहे वो चंडीगढ़ में बैठे हुए राज्यपाल हों या पश्चिमी कलकत्ता में बैठे हुए राज्यपाल हों या कहीं और बैठे हुए राज्यपाल हों। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मैंने राज्यपालों की ये स्थिति, ये हैसियत अपनी आंखों से देखी है कि किस तरीके से राज्यपाल उठो तो ठीक है, शहनवाज भाई से जवाब ले लेते हैं। शहनवाज भाई, जवाब। मैंने कहा कि रावत साहब एक सज्जन व्यक्ति हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, हमारे साथ पार्लियामेंट में भी बहुत साल साथ रहे। मैं ज़रूर अदब के साथ उनको कहना चाहता हूँ कि देखिए, कानून का राज स्थापित करना, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। अगर आंदोलन कोई करे, सरकार के खिलाफ करे या किसी और के खिलाफ करे, तो आंदोलन में सरकारी संपत्ति हो या देश की संपत्ति हो या कोई प्राइवेट सेक्टर की भी बनाई हुई संपत्ति में गवर्नमेंट का तो बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है कि वो टैक्स पेयर है, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, अपने देश की कोई संस्था है, उसको तोड़ फोड़ करना, उसको जलाना, उसको टावर को गिराना, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। लेकिन पंजाब सरकार वहाँ पे हाथ धर के बैठी है, वो कोई एक्शन नहीं ले रही। ऐसी जगह जहाँ लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, वहाँ पे अगर एक्शन लेती तो ये घटना नहीं घटती। महामहिम राज्यपाल को बुलाकर वहाँ पूछना पड़ा कि आखिर क्या वजह है कि आप रक्षा नहीं कर पा रहे। लोग टावर पे खड़े हैं, लोकल थाने को मालूम नहीं है क्या, लोकल एसपी को नहीं मालूम है। सरकारी संरक्षण में अगर आप किसी चीज़ को विरोध कराएंगे तो ये कहीं से वाजिब नहीं है। जहाँ तक किसानों का सवाल है, किसान भाई यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे मैं उनको कहता हूँ कि आपने तो खुद ही वादा किया कि आपका आंदोलन शांतिपूर्ण है, तो ये तो आपके आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि हम पहले कह रहे थे कि नंबर बदल लो, इसका मतलब आपकी योजना का पार्ट था क्या? ये देश में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या कसूर है? ठीक है, आप सड़क पर बैठे हैं, व्यापार हो नहीं सकता, लोग आने जाने में दिक्कत है, जो लोग धरने पे बैठे हैं उनको भी दुश्वारी है, वो सब आप कर रहे हैं, आपका अधिकार है। लेकिन मासूम बच्चे जो आजकल ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और ज़्यादातर लोगों के पास नेट की फैसिलिटी जो थी वो सब बर्बाद कर दी, उन बच्चों का भविष्य आपने ख़राब कर दिया। वो बच्चे, उनका क्या कसूर है? आप सरकार का विरोध करते तो अमरिंदर सिंह के दरवाजे पर प्रदर्शन करते, कांग्रेस के नेताओं को पूछते या विपक्ष के नेताओं के पास जाते। लेकिन बच्चों का क्या कसूर है? जब आपने उसके पढ़ाई को रोकने का काम किया, किसानों का हक चाहिए और बच्चों का हक कौन देगा? तो ये बड़ी ज़्यादती है, इसको रोकना चाहिए, आपको अपील करना चाहिए और वहाँ के सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जब आपकी बातचीत चल रही है सरकार से, 7-8 दौर की बात हो गई, एक दौर की और बातचीत होगी, उस पर कुछ हल निकलेगा। जब आपने ही कहा है पूरे दुनिया को कि आपका आंदोलन शांतिपूर्ण है, तो ये टावर तोड़ो अभियान जो है, ये आपके आंदोलन को शांतिपूर्ण तो नहीं रहने देगा, ये तो आपके आंदोलन को भी बदनाम करता है और बच्चों के भविष्य को भी खराब करता है। ठीक है, शहनवाज भाई, जस्टिफाई किसी को नहीं करना चाहिए।
यहीं से मैं बहस को आगे ले जाऊंगा। हरीश रावत जी का फोन कटा हुआ है, इसलिए सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलता हूं। राजपूत जी, क्या आप उचित मानते हैं इस तरह की कार्रवाई को? दूसरा सवाल ये, पंजाब सरकार मूक दर्शक क्यों बनी रही? कारण क्या है कि वो मूक दर्शक ही बनी रही और 1600 टावर राज्य के अंदर तोड़ दिए गए? दीपक भाई, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, और मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। मैं आपको तीन बातें शहनवाज भाई की बात से, मनोज साहब की बात से और आपकी बात से निकाल करके देना चाहता हूं। मनोज जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि कॉरपोरेट राइवलरी है जिसका कि क्या नाम उपभोक्ता भी नुकसान उठा रहा है और पंजाब का किसान भी नुकसान उठा रहा है। तो सच बात यह है कि अगर उपभोक्ता और किसान दोनों ही नुकसान और साजिश का शिकार हो रहे हैं, तो केंद्र के कंज्यूमर अफेयर्स और कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री क्या कर रही है? वो अंडे छील रही है, आलू छील रही है, ये देखने की बात है। शहनवाज जी यहाँ पर बड़े नेता बैठे हैं, अगर कॉर्पोरेट लोग साजिश रच रहे हैं अपने राइवल कॉर्पोरेट के साथ में, तो उनको सब कुछ केंद्र पे कैसे डाल सकते हैं? अभी केंद्र ने, राज्यपाल ने आपके डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया, सरकार हल्ला मचाने लग गई कि केंद्र हमारी सरकार को अस्थिर कर रही है। सुनिए, मतलब दोनों लॉजिक तो नहीं हो सकते ना, दोनों तरफ के आपके फेवर में। मेरी बात सुन लीजिए भाई। जो जितना समय आपने शहनवाज जी को शांति से दिया, उतना समय मुझे भी दे दीजिए। आपको भी दूंगा और आपकी पार्टी के रावत साहब को भी दे रहा था, सीनियर नेता है। मैं तो आप ही की बात कह रहा हूं। सुन लीजिए। नहीं, आप हरीश रावत जी को भी टोक रहे थे, खैर अपनी जगह पर है, वो आपकी व्यावसायिक मजबूरियां हैं, मैं समझता हूं। मैं ये कह रहा हूं हर कि बार अगर हमारा एक तरफ आप कहते हैं राजनीतिक मजबूरी है जो आप भोला भाला है, एक तरफ आप कहते हैं किसान भ्रम में है, एक तरफ आप कहते हैं किसान को विपक्ष के नेता भ्रम में कर रहे हैं। राजपूत जी, आपने मेरी व्यावसायिक मजबूरी तो बता दी, आपकी क्या राजनीतिक मजबूरी है कि आप टावर तोड़ने वालों को पकड़ नहीं रहे? ये बता दीजिए फिर। मैं वो भी बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। मैं मनोज जी की बात का भी और आपकी बात का भी, मनोज जी से मैं सहमत हूं, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। आप मेरी बात को समझिए, आप बीच में टोक दे रहे हैं। मैं आप जितना बड़ा प्रस्तोता नहीं हूं, तो मेरा बीच का तारतम्य टूट जाता है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और आप लोग सभी लोग कह रहे हैं कि किसानों को विपक्ष ने भरमा दिया। तो क्या किसानों को अगर विपक्ष ने भरमा दिया, ये आप बात मानते हैं, तो क्या ये नहीं मानते हैं कि वहां पर पंजाब के कुछ बच्चों को इन कारपोरेट्स ने भरमा दिया? उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करेंगे? आप बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? उन कारपोरेट को फांसी चढ़ाइए आप, जो रिलायंस के टावर तोड़वा रहे हैं। हिंसा पे हमारा बहुत विरोध है। सीएम अमरिंदर सिंह लगातार वो कर रहे हैं और पिछले 3 दिनों में ये घटनाएं खत्म हो गई हैं। आज आपने कोई कॉर्पोरेट का टावर नहीं तोड़ा हुआ दिखाई दिया होगा, क्योंकि उन्होंने सख्त एक्शन लिए हैं सीएम अमरिंदर सिंह साहब ने। कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है और कानून व्यवस्था को करने के लिए सीएम अमरिंदर सिंह पूरी तरीके से कटिबद्ध है। लेकिन ये जो कॉर्पोरेट के लोग हैं, इनके खिलाफ अगर कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री कार्रवाई नहीं करती है, तो ये माना जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार दोनों तरफ से खेल रही है। सर, कितने गिरफ्तार हुए, कितने एनएसए पर केस हुआ? एनएस ये केस आप बता दीजिए, डाटा दे दीजिए मुझे, कितने गिरफ्तार हुए? 151 वाले हैं। आप इस तरीके की बात मत कीजिए। आपको शर्म नहीं आती है? एनएसए लगवाना चाहते हैं आप पंजाब के बच्चों पर? मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। पंजाब के बच्चों पर एनएसए लगवाएंगे? सर, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। उन लोगों पर एनएसए नहीं लगवा रहे हैं जो लगातार 8 अपराधियों को मार सर, उम्र दिखा दीजिए भाई, कितनी उम्र के बच्चे हैं? जरा सुरेंद्र सिंह राजपूत को तस्वीरों में दिखा दीजिए। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को तस्वीरों में दिखा दीजिए कितनी उम्र के बच्चे हैं ये। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को दिखा दीजिए कितनी उम्र के बच्चे हैं। शहनवाज जी, वो बच्चे नहीं हैं, वो मासूम बच्चे हैं। वो सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को दिखाइए कितनी उम्र के बच्चे हैं। स्कूल के स्टूडेंट का पढ़ना दुश्वार किया है उन्होंने। सर, जो सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है वो राष्ट्रद्रोह ही करता है। जो राष्ट्रद्रोह ही करता है, जो सरकारी और प्राइवेट संपत्तियों को नुकसान पहुंचाता है, और जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसका समर्थन करते हैं, वो भी राष्ट्रद्रोह करते हैं। सीधे दिखाइए कितनी उम्र के बच्चे, दिखा दीजिए कितनी उम्र के बच्चे। चले देखिए सर, उम्र देखिए, 45 साल के बच्चे हैं ये सब। 45 साल के बच्चे, 45 साल के बच्चे। पंजाब में आग मत लगाइए दीपक चौरसिया जी, मैं आपको अब देखिए मैं आग लगाने लग गया। शहनवाज जी, कोई और नहीं बैठे। देखिए ना, तो मेरे पास पेट्रोल है ना माचिस है। राजपूत जी ने आरोप लगा दिया कि मैंने आग लगा दी। शब्द अपने वापस लीजिए। देखिए
माननीय राजपूत जी, जी, आपने NSA अरे कहकर के इतने आग क्यों लगाने की नाराज आप हो रहे हैं कोशिश कर रहे हैं। राजपूत साहब? इन्होंने ये कहा कि जो लोग अरे टावर तोड़ शहनवाज रहे हैं भाई, वो इनको बच्चों का समझाइए भविष्य कि बर्बाद कर पंजाब रहे क्या है, हैं, देश पढ़ने में आपके दुश्वारी पास है, पैदा कर रहे पंजाब हैं। सूबा, और जो टावर सीमांत तोड़ का रहे हैं सूबा वो है, ये कह रहे हैं कि बच्चे NSA नहीं है, लगा दीजिए। हुड़दंगी इन्हें हैं। शब्द अगर अपने आप वापस लेने हुड़दंगियों को चाहिए। नहीं रोकोगे तो कल सर, ये आपका घर हुड़दंगियों को तोड़ने आ बच्चे जाएंगे। कह रहे हैं, ये टावर हुड़दंगियों को तोड़ेंगे, बच्चे घर कह रहे हैं। तोड़ेंगे। सुरेंद्र सिंह कल राजपूत जी, विधानसभा आपने में हुड़दंगियों को बच्चा कहा है। अमरिंदर सिंह का घर शहनवाज तोड़ेंगे। भाई, दिखा रहा हूँ, शहनवाज उम्र दिखा रहा हूँ, भाई, देखिए NSA बच्चों की उम्र देखिए, आप NSA बच्चों की उम्र समर्थन कर देखिए, रहे हैं। शहनवाज जी बच्चों की उम्र देख लीजिए, बच्चों की उम्र आ रही है तस्वीरों में, बच्चों की उम्र। आप भी समर्थन में आ जाइए। इसका मतलब आप दोनों मिलकर के ये बच्चों की पंजाब में पढ़ाई को आग रोकने लगाना वाले चाहते हैं क्या? बच्चों के दुश्मन हैं। सर, ये वो बोल रहे हैं ना, बच्चों ने तोड़ा है ये। अरे भाई, आप बच्चों ने तोड़ा है, बच्चे दिखा रहा हूँ मैं आपको, दिख रही है टीवी पे तस्वीर बच्चों की। पढ़ाई में व्यवधान शहनवाज करने वाले सुरेंद्र राजपूत जी, बच्चों की तस्वीर दिख रही है आपको स्क्रीन पे, बच्चों की तस्वीर। शहनवाज कहीं जी, भी मासूम नहीं है, ये बड़े बड़े बच्चे लग रहे हैं क्या आपको? मुझे ये सब युवा दिख कांग्रेस रहा है के दीपक नेता भाई। हैं, लेकिन ये युवा आप जो कांग्रेस के NSA नेता लगवाना हैं जो टावर चाहते तोड़ रहे हैं, हैं। आप देश ये में लोग आग किसान भी लगाना नहीं चाहते हैं। हैं। स्पष्ट आरोप है मेरा। कांग्रेस पार्टी के इशारे पर टावर को आप सुन तोड़ा जा लीजिए, रहा है। सुन सरकार लीजिए का शहनवाज संरक्षण भाई। है। आप आपकी बताइए सरकार है, अधिकारी ठीक है, सीधे मैं रावत जी को क्या फिर अगर रावत जी को मुख्यमंत्री क्या आपके हैं, रावत जी कानून को का राज क्या, स्थापित ठीक है, करना, सीधे रावत जी ये के पास आपका चलता फर्ज है, हूँ, आपकी सीधे रावत जी के पास जिम्मेदारी चलता हूँ। है। रावत जी आप मुझे बताइए, बच्चों क्या के आपको भविष्य ये मत बच्चे करिए। दिखाई देते हैं? सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को शायद दृष्टि भ्रम है, उनको बच्चे दिखाई दे रहे हैं। हुड़दंगी को बच्चे कह के बचाया जा रहा है आपकी पार्टी की तरफ से। देखिए, टावर तोड़ना गलत है, ये बात राज्य के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं और हमने दोनों तरीके जो परसुएसिव मैनर थे वो भी अपनाए। और जब कानून व्यवस्था हमें लगा कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो कैसे समझाया जा सकता है, वो तरीका भी हमने निकाला। लेकिन इस मामले को केवल कानून व्यवस्था का मामला समझ करके हल नहीं किया जा सकता है। मैं शुरू से आपसे कह रहा हूँ, और पंजाब जैसे इस जटिल मामले को किसानों के, इसको यदि आप टीवी डिबेट में केवल कानून व्यवस्था के प्रश्न पर उलझा करके रखना चाहेंगे और उसमें पार्टियों के रिस्पांस मांगना चाहेंगे तो सुरेंद्र ने जो उत्तर दिया मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि उसका परिणाम पंजाब के अंदर कितना घातक हो सकता है। एक वहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को अपने तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करने दीजिए। और पूरे पंजाब में लोग पहले रेल की पटरियों पर बैठे हुए थे, हम अपील करके उनको रेल की पटरियों से उठा करके ले गए, लेकिन केंद्र सरकार ने कदम आगे नहीं बढ़ाया तो फिर वो रेल की पटरियों पर आ गए और उन्होंने जो है रिलायंस आउटलेट और दूसरी चीजों पर जो है धरना देना शुरू किया। और आज जो स्थिति खड़ी हुई है उस स्थिति के लिए केवल केंद्र सरकार दोषी है, उनकी जिद दोषी है। और वो यदि पंजाब के इस मामले को और किसानों के आंदोलन को केवल कानून व्यवस्था का मामला समझ करके डील करना चाहते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ है। हाँ, कानून व्यवस्था राज्य का प्रश्न है, मगर राज्य के सामने केंद्र सरकार ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दे जिससे पंजाब में विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाए, सीमांत राज्य के अंदर विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाए, उसको भी देश को और आप जैसे प्रबुद्ध जो है, आप तो एक इंस्टीट्यूशन है दीपक जी अपने आप में, आपको कम से कम इस बात को कहना चाहिए कि केंद्र सरकार पंजाब के सरकार के सामने ऐसे हालात पैदा न करे जिससे पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाए और उसका खामियाजा देश को उठाना पड़े। और फिर इस केंद्र सरकार को क्या कहेंगे शहनवाज जी, आपने कृषि भी तो राज्य का विषय था, जो चीज आपको सूट करती है वो फिर किसी का विषय नहीं रहता है, उसमें आप मनमानी कर सकते हैं। आपने केंद्र के कार्य क्षेत्र में कृषि के जैसे विषय पर आपने क्यों कानून बनाया? आप राज्यों से बात करते, राज्यों से कानून बनवाते, ये आपकी भूल है। आज आपकी भूल का खामियाजा पंजाब भी भुगत रहा है, किसान भी भुगत रहा है, देश भी भुगत रहा है, अर्थव्यवस्था भी भुगत रही है और आप देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इसलिए दीपक जी, आप जैसे प्रबुद्ध एंकर से हमारी सबकी मेरी कम से कम ये अपेक्षा है कि आप जो है
केंद्र सरकार को जहां उनकी गलतियां हैं उनको आप सुधारेंगे और उनको डांटेंगे। और इसलिए सुरेंद्र जी ने जो बात कही और उन्होंने वही कहा जो चीज दिखाई दे रही है, जो केंद्र सरकार का इरादा है, उन्होंने उस इरादे को जो है नाउ द कैट आउट ऑफ बैग। केंद्र सरकार का इरादा है कि केंद्र वहां NSA लगा दिया जाए, वहां हालत खराब कर दी जाए पंजाब के अंदर, ताकि किसान भर से राज्य सरकार हो जाए। तो हम चीजों को हल करेंगे अपने तरीके से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी, आप हमसे जुड़े, आपने 1 to 1 हमसे बातचीत की। शहनवाज भाई चले गए हैं, लेकिन आप ही का सवाल मैं संजू वर्मा जी के पास सीधे लेकर जाऊंगा। संजू वर्मा जी, आरोप है कांग्रेस का आप लोगों पर कि आप जानबूझकर पंजाब की स्थिति से खिलवाड़ कर रहे हैं, और फिर उसके बाद मैं बहस खोलूंगा। मेरे साथ कृपाल सिंह जी हैं, उनके पास जाऊंगा, बहुत देर से वो हाथ उठा रहे हैं। संजू वर्मा जी, संदर्भ ये था कि मोबाइल टावर ऑर्गेनाइज ढंग से क्यों तोड़ दिए गए, 1600 मोबाइल टावर। दीपक जी, एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी ऊपर से सीना जोरी। और कांग्रेस का तो रवैया ये ही रहा है कि पहले तो किसान आंदोलन का बहाना करके इन्होंने पंजाब की जो न्याय व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है, उसको पूरी तरह से भंग कर दिया है। आप देखिए, बीजेपी के 31 बड़े नेताओं के घर के सामने जाकर कांग्रेस के यूथ विंग के और महिला मोर्चा के जो इनके नेता हैं, वो जाकर नारेबाजी, झंडेबाजी, आंदोलनबाजी करते हुए पाए गए और अमरिंदर सिंह ने चुप्पी साध ली है। दूसरी बात, इनके कांग्रेस के ही MP हैं रवनीत सिंह बिट्टू, जो कहते हैं अब तो खाली 31 नेताओं के घर के सामने आंदोलन किया है, बीजेपी के किसी नेता को पंजाब में उनके घर से बाहर निकलने नहीं देंगे। ये जो धमकीबाजी की राजनीति ये लोग करते हैं, मुझे आश्चर्य और ताज्जुब इस बात का है कि रवनीत सिंह बिट्टू और अमरिंदर सिंह से तो कुछ सवाल पूछने का साहस नहीं है कांग्रेस के जो मध्य वर्गीय नेता हैं, पर यहां पर आकर बीजेपी के ऊपर ताना कसना और बीजेपी को हर चीज के लिए कटघरे में खड़ा करना, ये इनका पुराना रवैया रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्या अमरिंदर सिंह खुद ये बात के लिए अपने आप को दोषी ठहराएंगे कि नहीं कि जहां पर पंजाब में 9000 से ज्यादा जियो के टावर्स हैं, 1500 से ज्यादा जियो टावर्स पर जो वैंडलिज्म, तोड़फोड़, दंगाई और गुंडाईपन हमको देखने को मिला, उस पर कितने लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है? क्या वहां के लोकल SP के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है? पंजाब के DGP से क्या दीपक जी आपने कोई औपचारिक स्टेटमेंट का ऐलान हुआ है कि भाई हमें खेद हुआ है, हम फलाना करेंगे, हम इनको सलाखों के पीछे भेजेंगे? कुछ नहीं, कांग्रेस का काम है टीवी डिबेट पर आना। मैं आलोक जी के पास जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ कमेंट जो 8:30 बजे से मेरे साथ जुड़े हुए उनसे ले लेता हूं। विजय सरदाना जी, संजू जी यहीं पे रुकिए। विजय सरदाना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो ये ट्विस्ट है आंदोलन का, इसको आप किस तरीके से एनालाइज करेंगे? क्योंकि आप प्रखरता से इस बात को उठा रहे हैं कि भाई नहीं, किसान कानून अंततः किसानों का भला ही करेंगे। इस ट्विस्ट को कैसे देखेंगे, जो नया ट्विस्ट आया है कि मोबाइल टावर तोड़ दो, इसका बहिष्कार करो, इसके साथ ये करो? देखिए, ऐसा है कि अगर आप प्रदर्शन क्षेत्र पे गए हो तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूं, वहां पोस्टर, लीफलेट बट रहे हैं जिन पे साफ साफ ये लिखा है लेफ्ट पार्टीज की तरफ से कि हमें कानून, ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, मेरे को पत्रकारों ने वहां से भेजा है। क्या लिखा है इस पे मैं आपको पढ़ देता हूं। पढ़ दीजिए। किसान आंदोलन को पूंजीवाद विरोधी आंदोलन में तब्दील करो, ये वहां पोस्टर बिक रहे हैं, बट रहे हैं, मतलब तिरपाल लगा लगा के लोग पोस्टर बांट रहे हैं। मुझे ये बात बताइए कि यह हमारे किसान नेताओं को ये दिख नहीं रहा है? जब एक पत्रकार को वहां ये पोस्टर दिख रहे हैं, बैनर दिख रहे हैं, इस तरह के लीफलेट बढ़ते हुए दिख रहे हैं, हमारे किसान नेता ये इजाजत क्यों? इसका मतलब या तो इनका समर्थन है या ये जानबूझ के आंखें बंद किए बैठे हैं। कुछ तो कारण है। जब आपको और मेरे को ये दिख सकता है, पत्रकारों को दिख सकते हैं इस तरह के लीफलेट, किसान नेताओं को क्यों नहीं दिख रहे? क्या एक्शन लिया इन्होंने? क्या इन्होंने इन लोगों के खिलाफ FIR करी कि ये देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं? किसान नेताओं ने क्यों FIR नहीं लॉन्च करी? मेरे को ये बताइए। अगर इनके घर पे आप ही का सीधा सवाल, विजय जी आप बने रहिए स्क्रीन पर, मैं सीधे कृपाल सिंह जी के पास जाता हूं। जवाब दीजिए सर सरदाना जी की बात का।
देखो चौरसिया साहब, पहले तो मैं आपको ये विनती करता हूँ कि मैंने जो पहले आपको उत्तर दिया, मैंने ध्यान में आया था हमारे 22 दिसंबर को टावर तोड़ने शुरू हुए थे। ये कोई मैनेज या ऑर्गेनाइज नहीं थे, हमने उसको रोकने की नीयत से अखबार में दिया था। एफआईआर क्यों नहीं करी जिन्होंने आपके मंच का दुरुपयोग किया? आपके आंदोलन का जिन्होंने दुरुपयोग किया उसके खिलाफ आप लोगों ने एफआईआर क्यों नहीं करी? मैं आपके सवाल का भी उत्तर देता हूं, आपके सवाल का उत्तर देता हूं। पहले मुझे अपनी बात करने दीजिए। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मेरे को डिस्टर्ब मत कीजिए। देखो मैं कह रहा हूं, हमने उसको तोड़ने से बचाने के लिए बच्चों की एजुकेशन के ध्यान में रखते हुए हमने अपील की थी, भाई सभी लोग जो बच्चों की पढ़ाई है उसको आप 15 दिन में दूसरी कंपनी में पोर्ट करवा लीजिए। उसका मतलब था आपने उल्टा दिखाया, फिर 15 दिन के बाद उसको तोड़ेंगे। सीधे चलता हूँ दीपक भाई, सीधे चलता हूँ मान साहब के पास। मान साहब जुड़े हुए हैं और फिर आलोक भाई, फिर मुझे ब्रेक भी लेना है। मान साहब और आलोक भाई, आलोक भाई 1 मिनट रुक जाइए। मान साहब बताइए, आप कृपाल सिंह जी के तर्क से सहमत हैं? ये दिखा रहे हैं विजय सरदाना जी की पूंजीवाद विरोधी आंदोलन में बदलिए इसको। ना मान साहब क्यों टूटे टावर, मुझे 40 सेकंड में समझाइए, मुझे आलोक जी के पास जाना है। नहीं, ये राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित वैंडलिज्म है। और वैसे बता दूं आपको, ये जियो के टावर सिग्नल के माध्यम से जरूर है, पर जो स्वामित्व है, जो ओनरशिप है, वो ब्रुकफील्ड करके कैनेडियन कंपनी है उसकी है। ना सिर्फ पंजाब में, पूरे भारत में जितने जियो के टावर्स हैं वो 25,215 करोड़ में जियो बेच चुकी है उनको। अब तो वो केवल किराया भर रही है, ये समझिए। दूसरी बात मैं बताऊं आपको, अभी थोड़ी देर पहले हरीश रावत जी कह रहे थे कि हम अपने हिसाब से अपने समय पर कार्रवाई करेंगे, और राजपूत जी कह रहे थे कि हमने कार्रवाई कर दी है। इन दोनों की स्टेटमेंट्स के अंदर इतना विरोधाभास है, मुझे समझ में नहीं आता बात कैसी कर रहे हैं। अब इन्होंने रावत जी ने एक बात और कही कि कृषि जो है वो प्रदेश का वो स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि वो प्रदेश का विषय है। तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, 5 मिनट में पहली हियरिंग के ऊपर, अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिल, पहली हियरिंग में खत्म हो जाएगा। काहे 40 दिन से सड़क पे बैठे हो भाई? और ये जो आप ज्ञान बांट रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो हरीश रावत जी के माध्यम से हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का कोई और प्रवक्ता हो, आप इस बात को समझ लें। मैं आपको एक बात और स्पष्टता से बताता हूं, आप समझिए। दीपक भाई जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने ऑफिशियल निवास में नहीं रह रहे पिछले 6 महीने से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। ऐसा क्या कर रहे हैं वो सिसवा फार्म में? क्यों वो अपने निजी फार्म में रह रहे हैं जबकि उनके पास सरकारी आवास है? ऐसी क्या मजबूरियां उनकी, उनको वहां बैठना पड़ रहा है? और तीसरी और अंतिम बात, अक्टूबर 5, 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। उससे पहले ना कहीं पे वैंडलिज्म था, ना वहां पे कहीं किसी प्रकार की अराजकता थी, और ना ही कहीं पे दिल्ली के बॉर्डर को घेराबंदी करी गई थी। ये माननीय राहुल गांधी जी वहां से उन्होंने एक रैली निकाली, उन्होंने मोबिलाइज किया, और ये टॉप से, यानी कि सबसे ऊपर से इनको निर्देश है कि आप ये सब मोबिलाइज कीजिए। क्योंकि बेसिकली क्या है कि इन कानूनों की मांग निरंतर आ रही थी, निरंतर इन कानूनों की मांग आ रही थी। आलोक शर्मा जी के पास चलता हूं। आलोक शर्मा जी, चाहे कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो था, से ऑर्गेनाइज हो रहा है, ट्रैक्टर रैली के बाद ये इंस्ट्रक्शंस मिले हैं किस तरह की हरकतें की जाए। संजू जी, आलोक जी पहले, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है सिंह साहब ने जो भी प्रवचन दिया, ये पिछले शो में भी बैठे हुए थे, और ये एसी स्टूडियो में बैठ के जो बातें करते हैं, ये पिछली बार कह रहे थे कि कांग्रेस पैसा दे रही है। और मैं बताता हूं, ये तो स्वयं किसानों के जो आंदोलन है उसको कमजोर करते हैं। किस तरह के किसान नेता हैं ये? पूछो ना। अरे भाई दीपक भाई, गलत बात है ये कुछ फिर मैं आपके पास आऊंगा, पूरा मौका दूंगा। मान साहब हरकिरत से पूछो, हरकिरत ने क्यों कहा? हरकिरत ने क्यों कहा? क्यों कहा हरकिरत ने हमारे को पैसा मिल रहा है? क्यों कहा हरकिरत ने? आपका विधायक पूछो उसको, गुरकीरत को पूछो। देखिए मुझे लगता है, अरे भाई मुझे लगता है कि अगर सच ही नहीं लग रहा आपको, बाकी सब कुछ लग रहा है मेरे भाई। किसी ये राजनीतिक दल का कोई ये, यार आप ही बोल लो यार, आप लोग बीजेपी का पक्ष रखने पहुंच जाते हो। छांट रखे हैं मीडिया वालों ने कि बीजेपी के पक्ष के लिए इन सरदारों को बैठाना है, इन किसानों को बैठाना है, बैठाए रखिए आप। मैं चुप हो जाता हूँ। मान साहब बोलने दीजिए। आप रोज कांग्रेस को गालियां देने के अलावा बोलिए आप। मान साहब बीजेपी ने प्लांट करा, बीजेपी ने प्लांट कर रखा है न्यूज नेशन में। आपको शांत रहिए थोड़ी देर। अच्छा, मुझे लगता है कि जब नक्सली कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया, नाम लेके कैसे बोल रहे हो? और सांसद, मैं तो कह रहा हूं ना, बिल्कुल आप बीजेपी के प्लांट किए हुए आदमी हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं,
और न्यूज नेशन ने छांट के आपको बैठा रवनीत रखा बिट्टू है। ने क्यों और कहा कहूं दोबारा लाशें रिपीट बिछा देंगे? करूं? रवनीत बिट्टू बिहार का सांसद है क्या? दीपक जी, गुरकीरत आपका विधायक है, वो बीजेपी का विधायक है अरे क्या? उसके ऊपर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं, आप मुद्दे पर बात कर आप लीजिए। झूठ बोलने के लिए आते हैं टीवी पे। हरीश रावत जी मीठा मीठा झूठ बोल गए। मान साहब चुप हो जाइए, सिर्फ आलोक शर्मा जी को ऑडियो। मान साहब प्लीज, मुझे ब्रेक पे जाना है, मेरा पूरा टाइम निकलता जा रहा है। आलोक जी, ये मान साहब प्योरली बीजेपी के भेजे गए लोग हैं। आप उत्तर सुनिए मेरा, मैं बात कर रहा हूं, मेरे से सवाल पूछा, सवाल का उत्तर मोहर लगाओ, सर्टिफिकेट आपसे लूंगा मैं। नक्सली कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया, पहले कहा गया पाकिस्तान और चीन से पैसा आ रहा है, अब कह रहे हैं कि पैसा कांग्रेस दे रही है। अरे भाई पहले तय तो कर लो, बीजेपी वालों, सरकार आपकी है, पहले तय कर लो पैसा कहां से आ रहा है। चीन और पाकिस्तान से आने वाला रुक गया क्या? अब ये सरकार है या ड्रामा कंपनी? अगर पैसा चीन और पाकिस्तान से आ रहा है और कांग्रेस पैसा दे रही है, तो आप लोग क्या पकौड़े तल रहे हो? रोकते क्यों नहीं चीन और पाकिस्तान से पैसे आने वाले पैसे को? 3-4 चीजें हैं। पहला सवाल यही है कि किसी भी तरह के टावर को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में 1 साल तक जब वहां पर तमाम मोबाइल सेवाएं बंद की थी, तब किसी एक बीजेपी के लीडर ने कहा कि वहां के बच्चे पढ़ने चाहिए? नहीं कहा। जब हरियाणा के अंदर जाट आंदोलन शुरू हुआ, उस समय पर 9 महीने तक यहां पर सब बंद रहा, किसी एक बीजेपी के लीडर ने कहा कि यहां पर मोबाइल टावर चालू होने चाहिए? पंजाब में जो हो रहा है उसके बीच में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरी चीज, 2.5 महीने तक जब रेल की पटरियां बंद रही, किसी एक बीजेपी के लीडर ने कहा कि रेलें चलनी चाहिए? 1.5 महीने से जब किसान वहां बैठे हैं, 60 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, आप लोग तो बीजेपी वाले चलाते थे ना हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत राजपूत। अरे भाई बीजेपी वालों, एक जस्टिस फॉर किसान भी चला दीजिए। चला सकते हैं क्या? आप लोग क्या चलाते हैं? 3-3 घंटे का शो में चलता है, इमरान खान की गर्लफ्रेंड चलवाते हैं आप लोग टीवी चैनल पर। तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं कि आंदोलन की आड़ में राष्ट्र की और राष्ट्र को समर्पित जो राष्ट्र की संपत्ति है उनको नुकसान क्यों, चाहे जो है प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको नुकसान क्यों। इसी पर बात करने के लिए संजू वर्मा जी मेरे साथ नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी की हैं, आलोक शर्मा जी नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के मेरे साथ हैं, कृपाल सिंह साहब हैं जो कि एक किसान नेता हैं, जसकरण सिंह साहब हैं वो भी एक किसान नेता हैं, साथ ही साथ रमणीक मान जी एक किसान पंजाब से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे मैं चलता हूँ सबसे पहले कृपाल सिंह और जसकरण जी से क्विक कमेंट, और उसके बाद सीधे मैं चलूंगा संजू वर्मा जी के पास जवाब लेने के लिए। कृपाल सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने एक भी बार अपील नहीं की कि भैया तोड़फोड़ मत करिए, इससे किसान आंदोलन बदनाम होता है। वाकई बदनाम होगा अगर इस तरह की हरकतें होंगी। आपने एक बार भी अपील नहीं की, ऐसा क्यों? ब्रेक था, बाद में चले आएंगे। नहीं तो फोन तो कटा हुआ है। शायद कृपाल सिंह तक आवाज नहीं जा रही। सेम सवाल जसकरण जी के पास ले जाना चाहूंगा। जसकरण सिंह जी, एक भी अपील नहीं आई कि ऐसी तोड़फोड़ ना की जाए, ऐसा क्यों? चरसिया जी, पहले ये बात इसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ये प्रॉब्लम तोड़ने की पैदा क्यों हुई, ये किसने की पैदा? ये इसकी प्रॉब्लम है, ये 3 काले कानून है जो किसानों ने मांगे नहीं, वो हमको क्यों दिए गए। दूसरी बात है, टावरों की इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, टावरों तोड़ दिए, चलो बड़ी बात है, नहीं तोड़ने चाहिए, पर जब टावर की बात है वो तो नेशनल मीडिया बोल रहा है, जब 52 किसान की मौत हुई है, इसका कारण क्या, उस पर पर्चा क्यों नहीं दर्ज हो? हमने यही बैठ के डिस्कस किया है इस बात को जसकरण जी, हमने यही बैठ के उस बात को भी डिस्कस किया है ना। आज तो श्रद्धांजलि भी दी गई बैठक के अंदर किसानों को। ये भी बात करो, और एक बात सुनो, और 52 किसानों की मृत्यु हुई है, ये मोदी सरकार की वजह से हुई है, ये कैबिनेट की वजह से। उन पर 306 का पर्चा दर्ज क्यों नहीं होता? उन पर भी करो, लॉ तो सभी के लिए बराबर है। और उन्होंने हमारे के लिए बैरिकेड डाले और आर्टिकल 29 और 1421 की उल्लंघना। ठीक है, सीधे संजू वर्मा जी के पास। संजू वर्मा जवाब, फिर आलोक शर्मा और रमणीक मान। उस पर भी पर्चा होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये बताओ ये आज भी 8वीं बार बात हुई है। जसकरण जी, संजू वर्मा जी क्या जसकरण जी, 1 मिनट, आपने अपना पॉइंट रखा, जवाब ले लीजिए। मैं बोलूंगी यदि आप इनको शांत करवाएंगे। ना, एक बात तो सुनो, ये बात तो सुनो। आज क्या हुआ? आज किसानों को बुलाओ, उसकी इंसल्ट कर दो, किसानों को बुलाओ
उसकी इंसल्ट आप मेरे को बार-बार बोलते हैं आपको मैं मौका दूंगा पर आप बाकियों को मौका देते जा रहे हैं। जस संजू जी एक मिनट साहब, जसकरण जी प्लीज, संजू वर्मा जी क्या अभी ये चुप रह सकते हैं दीपक जी? है, Can I please make my point? चुप है, वो चुप है कि ये बोलते जाएंगे। आप नहीं चुप रह सकते। मैं भी 3-4 चीजें आप बोलते जाएंगे, हम एक बार मिला समय मिला दीपक जी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी पर बहुत आरोप लगे हैं। पहली बात तो ये दीपक जी, या तो ये बोलेंगे या मैं बोलूंगी, मैं चुप रह जाती हूँ, इनको बोलने दीजिए। नहीं संजू जी बोलिए, वो शांत हैं। अगर आप ऐसा करेंगे फिर बोलने लगेंगे बीच में, बोलते जाइए। जो लॉजिकल डिस्कशन है वो हो ही नहीं पाएगा। बोलिए आप। तो फिर आप उनको स्क्रीन से हटाइए। जब नहीं तो आपने उनको स्क्रीन पर क्यों रखा है? क्योंकि जब बाकी लोग बोलते हैं आप खाली उनको लेते हैं स्क्रीन पर, जब मेरी बारी आती है आप सबको ले लेते हैं ताकि सबको जी आप अकेली स्क्रीन पे हैं, आप अकेली स्क्रीन पे हैं। ठीक है, अभी आपने रखा है, अभी आपने किया दीपक जी। ओके, लेट मी मेक माय पॉइंट। दीपक जी धन्यवाद, आपने मेरे को स्क्रीन पर लिया। पहली बात तो ये, आलोक शर्मा ने कहा कि बीजेपी एक ड्रामा कंपनी है। तो आलोक शर्मा, आपको बता दूं स्पष्ट शब्दों में कि बिहार की हार के बाद आपके नवयुवक बालक राहुल गांधी जैसलमेर छुट्टी मनाने चले गए थे और फर्जी 2 करोड़ सिग्नेचर राष्ट्रपति भवन ले जाने के 24 घंटे के बाद गुम हो गए, इटली अपने नैनीहाल चले गए। इसलिए बीजेपी को तो यहां पर आकर भाषण देना बंद करिए। दूसरी बात जो दीपक जी ने बहुत सही कहा कि क्यों भी कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, दरख्वास्त नहीं कर रहा, भी तोड़फोड़ मत करिए। इसीलिए दरख्वास्त नहीं हो रही है क्योंकि ये कांग्रेस स्पॉन्सर्ड गुंडाईपन जो हम देख रहे हैं ये उनके द्वारा ही प्रायोजित है। मैं एक चीज कह दूं दीपक जी, पारदर्शिता, जवाबदारी और जिम्मेदारी, पारदर्शिता, जवाबदारी और जिम्मेदारी, इन 3 चीजों से कांग्रेस के नेताओं का कोई लेना देना नहीं है। गुड गवर्नेंस किसे कहते हैं, ये बात से आलोक जी जैसे ही सेंटेंस खत्म करूंगा आपके पास आऊंगा। और किसानों के नाम की रोटियां अपनी राजनीति के लिए अकेले में काटिएगा, मैं पूछना चाहती हूं, आज आपको ये कानून काले कानून लगते हैं? 2012 में कपिल सिब्बल ने संसद के अंदर इन्हीं कानूनों के सपोर्ट में भाषण दिए थे। 2003 में चले जा रही है बीजेपी, मुद्दे की बात नहीं कर रही है। 60 जवान शहीद हो गए, ये प्रवचन दे रही है मोहतरमा यहाँ बैठकर। मध्य प्रदेश में भाषण दिया करते थे। अरे भाई तब के मुख्यमंत्री तो कांग्रेस के, आपको याद है मोदी जी ने 2011 में क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि एमएसपी को कानूनी वैधता मिलनी चाहिए और क्रिमिनल लॉ बनना चाहिए, क्रिमिनल केस होना चाहिए उसके अंदर। मुख्यमंत्री विलास, आप बताइए ना, 2006, 2005, 1002। ठीक है संजू जी, अब आलोक जी का पक्ष ले ले, आलोक जी का पक्ष ले ले। थोड़े दिन में मुझे लग रहा है कि नेशनल पार्टी के स्पोक्स पर्सन पीसीआर में भी बैठने लगेंगे कि भाई मेरे को काटो, इसको मत काटो, इसको काटो, इसको मत काटो। मतलब कहां तक आ गए हम? थोड़े दिन बाद आप न्यूज मीटिंग में भी आएंगे कि भाई डिस्कशन का टॉपिक यही होना चाहिए, सुपर भी यही लगना चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज भी यही लगना चाहिए। थोड़े दिन में होगा आलोक जी ऐसा? नहीं, मुझे लगता है दीपक जी, ये अन्याय होगा कि अगर आप मुझे अब अकेले नहीं काटेंगे। आप केवल बीजेपी को काटते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मुद्दे पर सही, आलोक जी को अकेले काटो, पूरा टाइम अकेले काटो आलोक जी को, दूसरा किसी का चेहरा मत दिखाओ, सिर्फ आलोक जी, किसी का नहीं दिखाओ भाई, सिर्फ आलोक जी। आज आलोक जी की रैली होगी यहाँ पर। असली जो दीपक जी, जो असली विषय है ना, असली विषय यह है कि भाई लीफलेट बटे, भाई दिल्ली पुलिस किसके अंडर है? बीजेपी के अंडर। हरियाणा पुलिस किसके अंडर है? बीजेपी के अंडर। लीफलेट बट रहे हैं तो ये पकौड़े तल रहे हैं क्या? ये क्यों नहीं उनको पकड़ते हैं? आपको याद भी होगा 2-3 लोग पकड़े थे, वो सारे बीजेपी के कार्यकर्ता निकले जो वहां पर पर्चे बांट रहे थे। उनको पुलिस में दिया गया, उनके ऊपर केस दर्ज नहीं हुआ, सोशल मीडिया पर खूब चला और सरदार भाई जो हमारे वहां के थे उन्होंने किया। उसके बाद क्या पूंजीवादियों, क्या पूंजीवाद का विरोध करना, क्या पूंजीवाद का विरोध करना देशद्रोह है? बीजेपी तो पूंजीवाद का पूरी लाइफ अपने विरोध करती चली गई है। पहली चीज 1980 हो, 1991 हो, एफडीआई हो, सबका ही तो विरोध किया इन्होंने। अरे भाई आप बोलते ही रहेंगे, बोलते रहिए। आप लोगों को 60 जवान, अरे भाई 60 किसान वहां पर शहीद हो गए और आप लोग यहाँ पर बैठकर प्रवचन दे रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को?
अस्त व्यस्त शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी आप लोगों को? इतनी अहंकारी सरकार, बीजेपी की प्रवक्ता कह रही है किसान रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ से हटाइए। बड़े सवाल पूछने की हिम्मत नहीं, बीजेपी कह रही है, बीजेपी की प्रवक्ता कि किसान जो यहाँ पर बैठा है इस न्यूज नेशन टीवी चैनल पर, इसको हटाइए। गजब है भाई, इस तरह की आप लोगों की सोच हो गई है, ये समझ नहीं आ रहा है। 2.5 महीने से वो रेल की पटरियों पर बैठे थे, तब नहीं दिखाई दिया। 1.5 महीने से थोड़ा गर्म पानी पीजिए, अभी भी कोरोना का खतरा है। शैलेश पांडे जी प्रयागराज से मेरे एक दर्शक जुड़ गए, सीधे उनके पास चलते हैं। शैलेश पांडे जी, क्या कहेंगे इस बहस के बारे में? क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाना चाहिए इस आंदोलन के बहाने? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना महत्वपूर्ण विषय आज अपने इस डिबेट में रखा, परंतु अफसोस भी है कि इस मुद्दे को एकदम राजनीति से जोड़ दिया गया और आज का बहस केवल इतना था कि जो किसान आंदोलन वहां पर हो रहा है, उस आंदोलन के बहाने या उसकी आड़ में या उसके पीछे जो असामाजिक तत्व इस राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वो भी एक विशेष रिलायंस की कंपनी का टावर तोड़कर। यह तो कहना एकदम उचित है कि वो जो भी आंदोलनकारी वहां पर हैं, अभी एक वक्ता कह रहे थे कि उसमें बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर इस तरीके का कानून नहीं लगना चाहिए, और 1500 और 1600 टावर एक दिन में नहीं तोड़े गए होंगे, यह भी निश्चित बात है। तो निश्चित रूप से जो वहां की सरकार है, उस सरकार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होना वाजिब है कि आखिर वो सरकार क्या कर रही है। यह गांधी का देश और बुद्ध का देश। कृपाल सिंह जी, यहाँ जवाब देना होगा, रुकना होगा सर आपको, टाइम शैलेश जी इतना ही है मेरे पास। कृपाल सिंह जी, जवाब दीजिए। आपने एक बार भी अपील नहीं की कि भाई हमारे भाई बंधु या हमारे भले से आपसे सीधे जुड़े ना हो, आपके राज्य के लोग टावर ना तोड़े, आपने एक बार भी अपील नहीं की। देखो, मैं तो आपसे बार बार क्षमा मांग रहा हूं। सबसे पहले तो मुझे दुख इस बात का है कि मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, बीजेपी वाले मुद्दे से हटकर बात क्यों करते हैं। दूसरी बात, मैं बार बार बोल रहा हूं कि किसान आंदोलन 4 महीने से चल रहा, उस पर बीजेपी सिर्फ ड्रामा कर रही है, ड्रामा कर रही है, गंभीर नहीं है। रोज आज दीपक चौरसिया जी के चैनल पर आप ये खुले आप बोलिए कि आप दंगाइयों के साथ, देखो मैडम डिस्टर्ब मत कीजिए। जब आपके बीच में बोल रहा था आपको दुख लग रहा था, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे? अपने टाइम में बोलिए, मेरे टाइम में मत बोलिए। यहाँ बैठकर मेरे टाइम में मत बोलिए, यहाँ बैठकर अपने टाइम में बोलिए। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप तमीज सीखिए, सवाल पूछो। आपका पता होना चाहिए, आप डिबेट में बैठे हैं, आप अपने मुद्दे पे बात कीजिए, अपने समय में बोलिए, दूसरे के समय में मत डिस्टर्ब कीजिए। ऐसे ड्रामा करके झूठ को सच नहीं बना सकते आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। झूठा जामा पहनकर किसानों आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे टाइम में मत बोलिए। दंगाई बना हुआ पंजाब में आपने क्या चुप्पी साध रखी है? मोदी आपने से एक अच्छी बार बात भी लगती है इनकी, कांग्रेस मोदी से देखो मेरे टाइम में मत बोलिए। 60 किसान शहीद हो गए, ये लोग यहाँ पर प्रवचन दे रहे हैं, किसने चुप्पी साध रखी है? मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, कितने किसान शहीद हो गए ठंड में, किसान बोलने लगता है तो पीछे बोलने लगती है। हम अपने भागवत आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं, आप उसको देने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। किसान वहाँ पर बैठे, उन पर आंसू और ठंडे पानी की बौछारें डलवा रहे हैं आप लोग। सुदृढ़ बनाएंगे ये कानून हमारी। अच्छा, सब बोलिए। एक कंक्लूजन कमेंट के लिए मैं रमनीक मान से चल रहा हूं, फिर मनोज सर से आखिरी कमेंट कैसे समाप्त करेंगे डिबेट को? रमनीक मान, देश की कृषि व्यवस्था को दीपक जी आप किसान की बात को क्यों नहीं रखते? भी स्क्रीन से हटाइए, गलत बात है। सर आपसे पहले उन्होंने खूब बातें रखी हैं, आलोक जी आपसे पहले उन्होंने खूब बातें रखी है, उनसे 5 सवाल हुए थे मेरे, उनसे मैंने ब्रेक में आने के बाद तुरंत सवाल पूछा था, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं थे। मान साहब, किसानों की बात रखी जानी चाहिए। 60 जवान शहीद हो गए, रिलायंस की चिंता हो रही है। दीपक जी, रिलायंस का नुकसान कृपाल जी ने कहा हम कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से सरकार 18,608 गोदाम बने हैं। कंपनियों की गोद में मैंने एफसीआई की वेबसाइट चेक करी है, पूरे भारत में 2131 गोदाम है, जिसमें से 8 सीलो हैं। नहीं भाई, आपका आरोप चलता रहेगा भाई, मेरे को जरा तथ्यों के आधार पे बात करने दो। कृपाल जी ने कहा 18,608 गोदाम बन गए पिछले 1 साल में। मैंने अभी एफसीआई की वेबसाइट से एफसीआई का 2.5 गुना, टोटल 2.5 गुना मोदी साहब की सरकार में आने के बाद 2.5 गुना उनका। मुल्ताई में क्या किया आपने? घाटा है वो मुल्ताई में क्या किया आपने? नहीं, आप आलोक जी मेरा मुंह मत खुलवाइए। आप कभी मेरे धर्म पे, कभी मेरी जाति पे बात करेंगे, मुद्दा ये है। मैं आपको बर्दाश्त नहीं कांग्रेस की बात, कांग्रेस का विरोध करने के लिए बैठते हैं मान साहब। 47 इनको से कोई लेकर किसानों से 84 लेना तक, देना और अब नहीं। 2020 एक किसानों की बात नहीं करेंगे कि मैं लाशें बिछाऊंगा। मैंने आपसे बात नहीं करनी भैया, नहीं आप देखिए, आप कांग्रेस के अलावा मान साहब को कोई एजेंडा नहीं। कांग्रेस को कैसे गाली देनी है, मुझे बोला, इसीलिए कह रहा हूं।
नहीं आप बताइए ना, मान साहब आप किसानों की बात रखिए ना, आप सुनेंगे बात। 2014 आप किसानों की बात नहीं रख सकते। मुझे लगता है कि ये बहस लंबी चलेगी, लेकिन मैं कंक्लूडिंग कमेंट के लिए आप दोनों को रोकूंगा, आप दोनों फिर उलझिए। मैं सीधे चलूंगा मनोज सर के पास। सर, कैसे सम अप करेंगे इस डिबेट को? क्या आपको लगता है कि जिस मंतव्य के लिए हम यहाँ बैठे थे कि कुछ अपील हो, कोई पॉजिटिव बात निकल पाई? देखिए, ऐसा है कि ये चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि किसानों का जो ये मंच है, जो आंदोलन है, जो किसानों को लगता है कि जेन्युइनली उनके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है, इस मंच का किसी वेस्टेड इंटरेस्ट ने फ़ायदा उठाया है और इसका कुछ बिजनेस इंटरेस्ट ने उन्हें फ़ायदा उठाया है, मिस इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करी है और इसके कारण मतलब देश को नुकसान हुआ, नेशनल एसेट को नुकसान हुआ, वो तो एक है ही है। लेकिन अगर इसी तरीके से अगर ये राजनीतिक लोग और ये जो कॉरपोरेट के लोग हैं, अगर इसका मिसयूज़ करते रहे तो किसानों का आंदोलन भी बहुत कमज़ोर होगा। ये बात किसानों को भी समझनी पड़ेगी। बिल्कुल समझनी चाहिए, बिल्कुल समझनी चाहिए। और इसीलिए मैंने सवाल पूछा था, परिणाम बताता हूं देश की बहस के दर्शक क्या सोचते हैं इस सवाल के बारे में। हमने आपसे पूछा था कि क्या आंदोलन के नाम पर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना उचित है? हाँ कह रहे हैं सिर्फ 2% लोग, नहीं कह रहे हैं 98% लोग। तो 98% लोगों का मानना है कि पंजाब में जो 1600 टावर तोड़े गए वो पूरी तरह से गलत थे। लेकिन किसान आंदोलन पर हमारी पल पल की कवरेज न्यूज़ नेशन पर लगातार जारी रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक।